वेलकम स्टूडेंट्स। जो अगला वीडियो है वह उसी टॉपिक पे है जो पिछला वीडियो रहा, उसका सेकंड पार्ट है। 1937 से लेकर 1945 तक की गतिविधियां या संवैधानिक गतिविधियां या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, उसका यह अगला वीडियो है। जिसमें पिछले वीडियो में कल मैंने अगस्त प्रस्ताव पे चर्चा की थी, खास करके जिसे बेबल प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसे लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो 1940 ईस्वी में जो अगस्त प्रस्ताव था, कुछ ऐसी गतिविधियां रहीं, खास करके इसमें भारत सचिव लॉर्ड एम्बरी, और 1940 में चूँकि चर्चिल प्रधानमंत्री बना था, तो चर्चिल ने प्रधानमंत्री बनते ही उसने यह घोषणा की थी कि मैं महारानी विक्टोरिया या मैं ब्रिटिश सम्राट का प्रधानमंत्री या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं ब्रिटिश अवसान की अध्यक्षता करूँ, यानी कि वह भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में चर्चिल नहीं था। इसी कारण चर्चिल ने क्या किया था, पहला काम तो उसने ये किया कि अगस्त प्रस्ताव को उसने साइड कराया, ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। लेकिन फिर भी जब अगस्त प्रस्ताव जब ठंडे बस्ते में चला गया, तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्या किया, अपनी गतिविधियों को इसने जारी रखा। इसको लेकर अगस्त प्रस्ताव जब वो कैंसिल हो गए, तो अगस्त प्रस्ताव के तहत जब भारतीयों को कुछ संवैधानिक गतिविधियों के तहत कुछ छूट नहीं मिली, तो कांग्रेस ने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने का काम किया। इसके लिए सबसे जो खास करके यह जो योजना थी, गांधी जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह आंदोलन चलाया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला के कांग्रेस ने क्या किया, अपना गतिरोध, अपना विरोध दर्ज करने का काम किया। इस समय युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान 1941 के लास्ट जाते जाते कुछ ऐसी घटनाएं घटी, खास करके 1942 में ये हुआ कि 15 फरवरी 1942 को जापान ने क्या किया कि सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। देखते ही देखते 8 मार्च को रंगून ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से निकल गया, और 23 मार्च आते आते अंडमान निकोबार भी इसके हाथ से निकलता गया। तो खास करके जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, और दूसरे में इटली, जर्मनी और जापान थे। तो उधर जर्मनी ने जब फ्रांस पे कुछ ही हफ्तों में कब्जा कर लिया, तो पश्चिमी मोर्चे पे भी उसने मोर्चा खोला, और दूसरा कि पूर्वी मोर्चे पे रूस पे भी उसने अटैक कर दिया 1942 के आसपास। तो यहीं से थोड़ी गतिविधियाँ चेंज हुई, और इधर जापान ने क्या किया, 1941 और 1941 के लास्ट में दिसंबर महीने में और 1942 के शुरुआती 2 महीने में इसने दक्षिण पूर्व एशिया में, चाहे बर्मा हो, मलाया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, इन भागों पे जापान ने कब्जा कर लिया, और ब्रिटिश साम्राज्य यानी इंग्लैंड को बहुत ही क्षति पहुंचाने का काम किया। और इस समय की जो परिस्थितियां थी, इस समय भारत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तो था ही। ब्रिटेन, इन तीनों की सेनाएं भारत में थी, क्योंकि बर्मा को जीतने के बाद जापान अब भारत पे अटैक कर रहा था, खास करके नॉर्थ ईस्ट के रास्ते। तो बड़े पैमाने पे विदेशी सैनिक यहाँ पे उपलब्ध थे। लेकिन जो भारत का जनमत था, चूँकि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो 1939 में त्यागपत्र दिया था, कांग्रेस का पूरे भारत में वर्चस्व था और एक बहुत बड़ी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में कांग्रेस थी। तो खास करके विश्व जनमत भी चाहता था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो भी भारत के वैसे
पॉलिटिकल पार्टी या जो वैसे सामाजिक संगठन या जनता है उनका सपोर्ट ले, खास करके कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। तो उसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अन्य देशों ने क्या किया कि ब्रिटेन पे दबाव बनाया, और इस दबाव के चलते अमेरिका के द्वारा कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा, कि भारत को कम से कम स्वतंत्र किया जाए। परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं और ख़ास करके वहाँ पे उन्हें कुछ ढील दी जाए और भारतीय जनता का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन लिया जाए। इस दबाव में चर्चिल ने क्या किया कि, और ख़ास करके जब क्रिप्स मिशन के आने से पहले जब परिस्थितियां बदलने लगी इस दौरान, तो मजबूरी में चर्चिल को एक मिशन भेजना पड़ा। चूँकि यह मिलीजुली सरकार थी, तो जो क्रिप्स थे वह लेबर पार्टी के साम्यवादी यानी कि समाजवादी प्रकृति के नेता थे, इन्हीं की अध्यक्षता में। और जो ब्रिटेन में युद्ध मंत्रिमंडल बना था, उस युद्ध मंत्रिमंडल के यह एक सदस्य थे। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया, खास करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने के लिए। और इस मिशन को हम लोग क्रिप्स मिशन योजना के नाम से जानते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया, और 23 मार्च 1942 में जब पहुंचा, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके आने के कारण क्या थे क्रिप्स मिशन के। तो अगर देखा जाए पहला था जापान की दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों पर कब्जा। मैंने अभी इस पे विस्तार से चर्चा किया कि 15 फरवरी को सिंगापुर पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया, 8 मार्च को रंगून पे और 23 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा करके, और जापान की आर्मी ने क्या किया, अब भारत पे अटैक किया, यानी आक्रमण की तैयारी बना दी। तो इसको देखते अमेरिका और अन्य देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने दबाव डाला और अपनी सेनाएं भी भारत में भेजी और भारतीय जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कि आप भारतीय जनमत को ब्रिटेन के पक्ष में करिए। दूसरा कारण देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन का ब्रिटेन पर दबाव। फरवरी महीने में ही चीन के प्रधानमंत्री चियांग काई शेक भारत की यात्रा पे आए थे, और भारत की यात्रा पे आने के बाद उन्होंने क्या किया था, यहाँ नई दिल्ली में जो वार्ता चली थी उसमें उन्होंने भारतीयों का समर्थन लेने की बात की थी, और भारत की आज़ादी का भी इन्होंने सपोर्ट किया था। और ख़ास करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने एक प्रतिनिधि कर्नल जॉनसन को भेजा था कि आप भारत जाइए और वहाँ पे युद्ध की समस्याओं से संबंधित चर्चा करिए और इसमें भारतीयों का सहयोग भी प्राप्त करिए। तो अगला जो कारण रहा, अगला कारण भारतीय जनता का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना भी ब्रिटेन के लिए बहुत ज़रूरी था, खास करके चाहे वह मजबूरी में हो या उनकी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, खास करके चर्चिल की, वह भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में कभी नहीं रही। मजबूरी में चर्चिल को अपने को विश्व जनमत के दबाव से बचाने के लिए चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। और क्रिप्स मिशन को भेजने से पहले उसने जो मसौदा तैयार किया था, उस मसौदे से उसने क्रिप्स को बांध के भेजा था कि आप इस लीग से हट के बातचीत मत करिएगा। या बातचीत चली भी, क्रिप्स ने लीग से हट के बातचीत की। कांग्रेस के नेताओं, खास करके कांग्रेस के जो आधिकारिक नेता थे, क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए रखा गया था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और दूसरी तरफ वहीं लीग में मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी जी चूँकि पृष्ठभूमि में रहे, जब क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और बहुत से भारतीय नेताओं ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अब ये रहा क्रिप्स मिशन के भारत में आने के क्या कारण थे, और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से संबंधित बातें क्या थी। ठीक है, तो पहले हम क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से संबंधित जो बातें थी, जो प्रस्ताव थे, इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला जो क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रस्ताव था वह यह था कि युद्ध के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो युद्ध के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन में। लेकिन युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन 2 भागों में बटा था। एक तो युद्ध के बाद इसने अपनी जो प्रस्ताव रखे थे, और दूसरा था तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित। तो तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित मामलों में क्रिप्स प्रस्ताव में एक अनुच्छेद य करके था, वह काफ़ी महत्वपूर्ण था, खास करके प्रतिरक्षा से संबंधित था। और इसमें ये था कि अनुच्छेद य में ये था कि भारतीयों और जो भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, भारत की अन्य पार्टियां हैं, जो वैसे सामाजिक संगठन हैं, इनसे भी बातचीत करके और इनका समर्थन लिया जाए। और साथ ही साथ यह था कि समर्थन लिया जाएगा, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी व्यवस्था होगी वह प्रतिरक्षा से संबंधित या जो भी मामले होंगे वह ब्रिटिश सरकार देखने का काम करेगी। लेकिन बातचीत के लिए क्रिप्स प्रस्ताव आया था, लेकिन तो दो पार्ट में था क्रिप्स प्रस्ताव, एक तो युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों को लेके और एक तत्कालीन परिस्थितियों को लेके। इसमें खास करके नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो भागीदारी रही, यह रही कि उन्होंने हमेशा अनुच्छेद य के आसपास ही वार्ता को घुमाने का प्रयास किया, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में वह ब्रिटिश सरकार से जो चाहते थे, खास करके राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से संबंधित। और इनका यह भी कहना था कि गवर्नर जनरल की जो वायसराय या गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, इस कार्यकारिणी परिषद में क्या किया जाए, जो कार्यकारिणी परिषद है इसको कैबिनेट मंत्रिमंडल का दर्जा प्रदान कर दिया जाए और एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। लेकिन इसी बात पे क्या हुआ, जब खास करके यह बातचीत आगे बढ़ी और इस पे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रतिनिधि कर्नल जॉनसन ने भी मध्यस्थता करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस मामले पे जब देखे कि जो क्रिप्स हैं अपने प्रस्तावों से, यानी जो मसौदे के साथ उन्हें देकर भेजा गया था, इस लीग से हट रहे हैं, तो लॉर्ड बेबल जो युद्ध मंत्री था उस समय भारत का, युद्ध सेनापति, और वायसराय लॉर्ड लिथगो ने क्या किया कि उन्होंने इस बात को लेके चर्चिल से चर्चा की। और इस एवज में क्या हुआ कि जब चर्चिल को यह बात पता चली तो उसने वहाँ का जो युद्ध मंत्रिमंडल था उसने 9 अप्रैल 1942 को एक तार भेजा क्रिप्स के नाम से, और इसमें खास करके जेम्स विल्सन को जो कर्नल जॉनसन था, कर्नल जॉनसन को ढील देने और मसौदे की लीग से हट के राष्ट्रीय सरकार पे बात करने को लेके क्रिप्स की काफ़ी खिंचाई की गई थी और उन्हें फिर से उस मसौदे की याद दिलाई गई थी। देखते ही देखते रातों रात क्रिप्स अपने प्रस्तावों से, अपने जो ढील दे के बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय सरकार से संबंधित, इन प्रस्तावों से हटना पड़ा, क्योंकि क्रिप्स का भी इंग्लैंड में राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक करियर था, जो अगर एक इस मसौदे से हटते नहीं तो क्या होता कि उन्हें दिक्कत हो जाती थी। सो अपने मसौदे पे आना पड़ा और जो वह आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे उससे उन्हें हटना पड़ा। और अगले शाम को देखते ही देखते क्रिप्स ने क्या किया, अपनी लीग से हटके वो अलग राह पलापने लगे। कांग्रेस नेताओं ने भी भरसक प्रयास किया, कभी भी उन्होंने हटने की कोशिश नहीं की। खास करके नेहरू और मौलाना आज़ाद ने कि कोई न कोई हल निकल जाए राष्ट्रीय सरकार को लेके और गवर्नर जनरल की यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कैबिनेट मंत्रिमंडल का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि उसमें 12 सदस्यों में से 8 सदस्य भारतीयों को बना दिया गया था उसमें। और जो अनुच्छेद यह था, इसमें यह भी था, जो कर्नल जॉनसन थे, यह भी इस मसौदे पे एक बातचीत चल रही थी कि युद्ध मंत्रिमंडल विभाग किसी भारतीय के हाथ में सौंप दिया जाएगा जब राष्ट्रीय सरकार बनेगी, लेकिन जो वास्तविक युद्ध में जो सेनापति होगा वह कोई गोरा ही होगा, यानी कोई ब्रिटिश ही होगा, और उसका जो प्रमुख होगा वह भी ब्रिटिश ही होगा, लेकिन किसी भारतीय को प्रतिरक्षा विभाग का प्रमुख या उससे संबंधित कुछ मामलों से संबंधित उनको स्थान दिया जाए। इसी बात को लेके बेबल और लॉर्ड लिथगो क्या हुए, काफ़ी खफा हुए, और उसके बाद चर्चिल ने ऐसा प्रस्ताव किया। उसके बाद क्रिप्स अपनी लीग से हटे और पूरा आरोप कांग्रेस के सिर मढ़के और 13 अप्रैल को ये यहाँ से चलता बने। तो खैर ये बातें रहीं। फिर अब हम लोग किस प्रस्तावों पे चर्चा कर लें। तो युद्ध के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान से युद्ध के पश्चात किया जाएगा, साथ ही साथ युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान को, जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा को स्वीकार करने या न करने
के लिए प्रांतों को क्या होगी, स्वायत्ता होगी। जो प्रांत चाहे तो उसे स्वीकार कर सकते हैं और जो प्रांत न चाहे तो इसे नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसी बात को लेके कांग्रेस को सबसे ज़्यादा आपत्ति थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान संबंधी बातें थी उसे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार स्वीकार कर रही थी। प्रत्यक्ष रूप से तो स्वीकार नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर रही थी। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय संघ होगा एक ढीला ढाला संघ होगा और भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी। फिर था युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत में डोमिनियन स्टेट स्थापित किया जाए। डोमिनियन स्टेट तो ब्रिटिश सरकार देने की बात कह रही थी किस प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन वह था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य की, औपनिवेशिक राज्य की बात कर रही थी, जो कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को यह छूट दी गई थी कि अगर वह भारतीय संघ में रहना चाहती है तो भारतीय संघ में रहे, अगर अलग रहना चाहती है तो अलग स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग को भी, यानी मुस्लिम लीग को प्रेफरेंस देने का काम क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था। अगला क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित अगर बातों को देखें तो नए संविधान के निर्माण तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पे होगा। यानी क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि जब तक नया संविधान बनेगा तब तक सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रहेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। साथ ही साथ मैंने बताया कि दो बातें थी। तत्काल परिवर्तनों के संबंध में क्रिप्स ने पहले यह आश्वासन दिया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी एक मंत्री परिषद या कैबिनेट मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करेगी, परंतु लिथगो और लॉर्ड वेवेल ने इसका विरोध किया और विरोध करने के पश्चात उधर से युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों की तरफ से, यानी ब्रिटिश संसद की तरफ से एक तार क्रिप्स के नाम से आया और उसमें उनकी इन बातों को लेकर काफ़ी खिंचाई की गई थी, जिससे क्रिप्स ने सारा मामला कांग्रेस के सिरे मढ़ दिया और अपने क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए 13 अप्रैल 1942 को यहाँ से चलता बना। देखिए, जब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया तो क्रिप्स प्रस्ताव पे काफ़ी प्रतिक्रिया आई। इसमें गांधी जी ने इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव बाद की तिथि का एक चेक था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा प्रदान की और कांग्रेस के जो तेजतर्रार नेता जिन्हें पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण या रूप की संज्ञा प्रदान की। क्रिप्स प्रस्ताव सफल रहा, किन कारणों से रहा, किन कारणों से हुआ, यह मैंने आप लोगों को बताया। उसके पश्चात कांग्रेस की गतिविधियां चलती रहीं। कांग्रेस की एक मीटिंग फरवरी में हुई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक दूसरी मीटिंग हुई 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित की गई। इसमें वर्धा में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालिया टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पंडित यानी कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और देखते ही देखते भारत छोड़ो आंदोलन पास हो गया और 8 अगस्त को पास हुआ। 8 अगस्त के दिन बम्बई की ग्वालियर टैंक में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और इसमें लाखों की संख्या में पब्लिक इकट्ठी थी और गांधी जी ने यहाँ पे अपना एक स्पीच दिया और इसी स्पीच में उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया और उन्होंने भारतीय जनता यानी कि जनता से आह्वान किया कि अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन में जनता या व्यक्ति या जो भी भारतीय जनता है वह खुद का नेतृत्व करेगी। अब उसे नेतृत्व कैसे करना है वह खुद जाने।
तो ये रहा 1937 से लेकर 1945 तक की गतिविधियों में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की मैंने चर्चा की और थोड़े बहुत भारत छोड़ो आंदोलन पे भी मैंने चर्चा किया। अब जो इस संवैधानिक विकास के क्रम में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेबेल प्रस्तावों की, और ख़ास करके बेबेल प्रस्तावों के बाद शिमला सम्मेलन की भी चर्चा होगी। और उसके बाद एक 1944 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया गया था भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में, उसको रोकने के लिए या उसको करने के लिए, उस प्रस्ताव पे भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।